गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? बिल्कुल खाना पीना फिट हो गई है, नाश्ता पानी सब कुछ कंप्लीट। चलिए तो अब पढ़ाई किया जाए। जब पेट भर गया ब्रेन को भरा जाए, है ना। केवल डायमेंशन ही ऐसा नहीं बनना चाहिए, थोड़ा इसका भी डायमेंशन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। इसका डायमेंशन को, अरे यार इसका डायमेंशन बढ़ गया ना, इतना जीबी इसको बढ़ा दो कि आप कितने जीबी तक जाते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए जीबी को बढ़ाइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये दो क्वेश्चन हैं, जेई मेंस के 2019 के क्वेश्चन है और ये भी जेई मेन 2019 के क्वेश्चन है। कह रहा है क्या यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन +3 वगैरह वगैरह एंड वगैरह में ये क्वेश्चन दे दिया ना, क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी। क्रोमियम H2O का 6Cl3 से ये क्रोमियम हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, हटाइए उसको, क्रोमियम आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, बेंजीन पे 2 आ गया, K2 आ गया वगैरह। यहाँ पे है Cr, Cn का होल 2, O2, O2, NH, अमोनिया रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है क्या कि इन सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहले इसको क्लिक कीजिए कि आइए इसी को देखते हैं। क्रोमियम पे आप एकदम फिंगर पे है, कुछ क्वेश्चन फिंगर्स के होते हैं, फिंगर्स पे कुछ क्वेश्चन फिंगर्स पे बनाइए, जल्दी जल्दी बना जाइए ताकि आपका समय जो बचेगा ना वो दूसरे क्वेश्चन को आप देंगे। हार्ड क्वेश्चन होगा, जो वेटेज वाला क्वेश्चन होगा उसको दीजिएगा। अब सारे क्वेश्चन को मार डिंग डांग कर रहे हैं तब तो डेंजरस है। सारे क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन के लिए पेन नहीं चलनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ब्रेन से तुरंत देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए और ये प्रैक्टिस से आएगा। तो आइए ना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना साथ में। आइए क्रोमियम, तो क्रोमियम को क्या मानेंगे, X 6 वाटर है, 6 वाटर क्लोरीन पे -1 तो 3 क्लोरीन पे -3, तो इस पे क्या आ जाएगा +3। देखिए तो +3 सब में +3, हटाइए इसको। ये सैंडविच स्ट्रक्चर पिछले क्लास में मैंने बताई थी। तो सैंडविच स्ट्रक्चर वाला ये क्या था, बेंजीन था ना, यहाँ पे एक बेंजीन यहाँ पे था, एक बेंजीन यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था, क्रोमियम आया था आपका क्रोमियम। तो देखिए ना, तो बेंजीन का क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। तो ये इसका 1-2 बेंजीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसका आ जाएगा 0, तो इसका आंसर 0। तो ये तो गया और ये नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब ये दोनों में आंसर जाएगा। आइए देखते हैं। तो 2K पे क्या हो जाएगा, 2K है ना, अल्कली मेटल, और किसी भी अल्कली मेटल का फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट +1 मैंने बढ़ाया है आप लोगों को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा। क्रोमियम का क्या मानेंगे, 1 पोटासियम पे 1 प्लस, तो 2 पोटासियम पे 2 प्लस। K पे क्या हो जाएगा, X मानेंगे। Cn कितना Cn है, 2 Cn, प्रत्येक Cn पे -1, प्रत्येक Cn -1 जाएगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है तो कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रत्येक ऑक्सीजन पे ऑक्साइड आयन है। पिछले क्लास में मैंने बताया, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले क्लास में मैंने बताया है। और यहाँ पे आ जाएगा ये पेरोक्साइड आयन है, तो पेरोक्साइड आयन का O पे क्या आएगा, 2 माइनस आएगा ना, तो 2 माइनस आएगा इस पे, तो इसका डायरेक्ट कर दीजिएगा -2। ये अमोनिया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0, होल मॉलिक्यूल का क्या है, कोई चार्ज नहीं है, 0 आ गया। अब तो ये कैलकुलेशन आ गया, 2 + X -2 आ जाएगा, -4 होगा ना, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 होगा, सॉरी -2 होगा, इक्वल्स टू 0। इससे ये चला गया और x -6 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, +6। इसलिए आंसर कौन होगा, C आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग आएंगे, तो इसमें आपको आएंगे तो ये क्या है, कहता कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट एंड एल्युमिनियम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट का निकाल लीजिए ना, यहाँ पे आइए, यहाँ पे खींचिए इसको कोबाल्ट को क्या मानेंगे, X, क्लोरीन क्या है -1, ये En मैंने आपको बताई थी, इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन। और इथाइलिन डाइएमाइन का फार्मूला क्या होता है, NH2 CH2 और फिर क्या हो जाता है, NH2 हो जाता है। यही इथाइलिन डाइएमाइन का फार्मूला। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या है, कितना मॉलिक्यूल है इसका, 2 मॉलिक्यूल, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 तो होगा। और इस पे क्या है, -1 इक्वल्स टू 0 निकालिए यहाँ पे। तो X -1 और ये क्या हो जाएगा, +2, X -1 2, कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रहा है, 3 रुक जाइए, क्वेश्चन को देख लेने दीजिए, क्वेश्चन में कुछ छूट तो नहीं रहा है यहाँ पे। चलो देखते हैं। तब यहाँ पे क्या, क्वेश्चन तो सही लग रहा है कि CO है, En का होल टू COCl2 होना चाहिए 2। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो 4 होना चाहिए ना, कम से कम 4 होना चाहिए। रुक जाइएगा, मैं अभी तुरंत क्लियर कर लेता हूँ क्या होगा।
यहाँ पे चलेगा। अच्छा, इस अल्मीनियम को पकड़ते हैं तो अल्मीनियम का क्या हो जाएगा, x मानेंगे। और ये ऑक्जेलेट आयन, एक ऑक्जेलेट आयन पे -2 तो ये हो जाएगा 3 -2 इक्वल्स टू 0। तो x - 6 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू +6, 6 वाला ये दोनों है। अच्छा, तो ये दोनों पकड़ा गया, तो यानी ये दोनों आंसर मेरा नहीं होगा, ये दोनों आंसर मेरा नहीं होगा। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 6 और 5 है, तो इसमें अगर हम लोग कर दें तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे 2 2 4, मैंने बताया था ना कि भीतर में जो लिगेंड्स होते हैं 6 होते हैं। देखिए क्वेश्चन को पकड़ने के तरीके, भीतर में लिगेंड्स 6 जगह से देते हैं, मैक्सिमम 6 जगह से देते हैं। ये तो 4 जगह से दे देगा ना, ये तो 4 जगह से दे देगा। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 2 4, 5 और 6, ये 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। या यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 ये हो जाएगा। और तो यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन माइनस के स्टेट में आएगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर भी 2 करना होगा। 2 2 4, कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैंने उतारने में गलत कर दी है लगता है। आज इस क्वेश्चन में EN इथाइलिन डाइएमाइन, कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल। अच्छा है जी, इसने आंसर में इसका +5 दे रहा है, तो +5 तो देखिए ये वाला आंसर दे रहा है। 6 तो है, ये तो दिखाई दे रहा है कि ये मेरा 6 है, और इसको 5 करना है। तो 5 के लिए यहाँ पे हमको क्या लाना होगा, EN आप 2 रखिए, तब EN 1 जाएगा, EN 1 रहेगा, 2 नहीं होगा इसमें, EN 1 होगा। वहाँ पर गलती से वहाँ पर लग गया है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आएंगे तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या मानेंगे, कोबाल्ट को क्या मानेंगे, x मैंने पेज में मैं लेते आया हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। EN का क्या मानेंगे 0, ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा +5 निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू +5, तो +5 वाला आंसर ये जाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि देखिए 4 जगह से ये दिया ना, और 1 जगह से ये बाइडेंटेड लिगेंड्स, और बाइडेंटेड लिगेंड 2 जगह से देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका 6 कंप्लीट हो जाएगा, 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस हो गया। इसलिए आंसर कौन जाएगा इसमें, D जाएगा। नेक्स्ट आप लोग उतार लीजिएगा, उतारिए जल्दी। अब आएंगे, अब ये NCERT में एक आपका वर्ड दिया है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो अब हेडलाइन दे देंगे यहाँ पे। अगला में आएगा हम लोग का, नेक्स्ट हम लोग का बस लिगेंड्स मेरा ख़त्म हो जाएगा, तो अगला आ जाएगा हम लोग का होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखें आ तो रहा है ना, चलिए ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे कि दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन, इसी में लिख लीजिए अब, दोज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, only one kind of ligand is called क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आपके NCERT में ये छोटा सा वर्ड है, इसको जो छोटा सा ये डिफाइन करने को दिया है, कर ले हम लोग। तो इसमें आएंगे, तो इसमें आप जानते हैं मैंने कहा था कि 2-3 आप स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल्स को याद कर लीजिए, K4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा FeCN6 देख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा K3 FeCN6, ये भी जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट आप लोग याद किया रहेंगे, वर्नर्स थ्योरी इसी के द्वारा बनाए थे, CO मान लेंगे कि यहाँ पे हमने क्या दे दिया NH3 का होल 6, और तब दे देंगे यहाँ पे SO4। देखिए सेंट्रल मेटल एटम ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड से कनेक्ट है, सेंट्रल मेटल एटम ओनली वन काइंड ऑफ ये लिगेंड से कनेक्ट है, सेंट्रल मेटल एटम ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड से कनेक्ट है, तो इसी को क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। उसी तरह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि दोज कॉम्प्लेक्स which contain more than one kind of ligand,
more than one kind of ligand is called क्या कहलाएगा? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या रहेगा? दो डिफरेंट रहेगा। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेम रहेगा। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है सिंपल। अब यहाँ पे करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? K4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fe। अब समझिए इसी मॉलिक्यूल को आप बना सकते हैं। Cn माइनस है तो Cn माइनस में कितना नेगेटिव चार्ज है? 6 नेगेटिव चार्ज है। एक Cn पे एक माइनस तो 6 Cn पे 6 माइनस जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको तोड़ देते हैं तो यहाँ पे Cn को कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं। फिर क्लोरीन को भी क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। और NO2 को भी क्या कर देते हैं? 2 हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि Cn माइनस के स्टेट में होता है, क्लोरीन माइनस के स्टेट में होता है। क्लोरीन माइनस Cl2 नहीं, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, क्लोरीन माइनस के स्टेट में होता है और NO2 भी कितना? माइनस के स्टेट में। तो 2 तो 2 + 2 + 2 कितना आ गया? 6 लिगेंड्स कंप्लीट है। यानी दिस इज कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कोई कहेगा नहीं सर इसको बना के दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ मॉलिक्यूल्स को आप अपने ब्रेन में रखिए। अमोनिया है ना, तो अमोनिया न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। इसमें कितना कर देते हैं? 6 कर देते हैं। और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे क्या कर देते हैं? 6 यहाँ पे वाटर को प्लस कर देते हैं। वाटर कितना कर देते हैं? 3 कर देते हैं। हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? SO4 कंप्लीट। तो ये दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलो। कोई पूछेगा होमोलैक्टिक क्या है तो कहेंगे कि होमोलैक्टिक का मतलब सेंट्रल मेटल एटम सेम सेंट्रल मेटल एटम होगा। सिंपल है, सेंट्रल मेटल एटम सेम लिगैंड से जुड़ेगा। हेट्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट लिगैंड से जुड़ेगा। स्टॉप लिखिए जल्दी। ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज दे करके फॉर्मूला पूछा था। लैंग्वेज दे दिया है और फॉर्मूला पूछा है। आसान है, वैसे आप भी बना सकते हैं। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन जब मिलेंगे आप अटैक कर सकते हैं। करना क्या है पहले ये देखिएगा। कह रहा है कि कोबाल्टर्ड आयन फॉर्म, तो कोबाल्टर्ड आयन का जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। कोबाल्टर्ड आयन का मतलब हो जाएगा कोबाल्टर्ड आयन फॉर्म। कोबाल्टर्ड मैंने ले लिया। फॉर्म विद द कॉम्प्लेक्स आयन विद द क्या हो जाएगा? फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद 4 अमोनिया मॉलिक्यूल। तो 4 अमोनिया का मतलब क्या हो जाएगा? विद द 4, जैसे जैसे कहेगा वैसे लिख देना। 4 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 1 क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो 1 क्या हो जाएगा? 1 क्लोराइड मॉलिक्यूल हो गया। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? हो गया। अब यहाँ से जो दिया है उस चार्ज को पलट निकालिए। इस पे कितना प्लस है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 4 हो गया। किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और यहाँ पे -1 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? कीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो गया +3 और यहाँ पे आएगा -1, तो इस पर क्या हो जाएगा? +2। पूरे मॉलिक्यूल पे +2 चल रहा है ये कैलकुलेट करने पे। इसलिए फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो होगा तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे कि फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? CO आएगा। अमोनिया कितना आएगा? होल 4 आएगा। और फिर यहाँ पे क्लोराइड आयन आएगा। हो गया। यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल्स था मैंने ब्रैकेट के भीतर दे दी। अब यहाँ पे कितना प्लस है? 2 प्लस है, तब बस यहाँ पे हो जाएगा। फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन में आ रहा है तो इसलिए आयन लिख देंगे। फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन वगैरह। अब हम लोग चलते हैं किधर? बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। तो उतार लेंगे, स्टॉप करके उतार लीजिएगा। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स जल्दी करें। बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग का वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वर्नर्स थ्योरी ख़त्म हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना खत्म सीख गए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए। अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन रहता है। कोई ऐसा मतलब कि पेपर नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगा, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे बॉन्डिंग का पार्ट है। ये नहीं जानते हैं बॉन्डिंग, मैं बताऊंगा आपको, बस आपको उसको क्या करना है दिमाग में रिकॉल करते रहिए, उसी गइएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बेस्ड ऑन किस पे होता है? ये हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन पे निर्भर करेगा, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। और मैंने आपको बता दिया था, इसका कंसेप्ट मैंने दे दी थी सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम क्या बताए थे? यहाँ पे बताया था ना कि K4Fe, उतारिएगा नहीं इसको, बस समझ लीजिए। K4FeCN6, इसको क्या बोले थे हम लोग? सेंट्रल मेटल
एटम, और ये जो मेरा आया था इसको क्या बोले थे हम, लिगेंड्स बोले थे। तो एक आपका सेंट्रल मेटल एटम है और एक आपका लिगेंड्स है, बस यही। तो सेंट्रल मेटल एटम मैंने सारा कंसेप्ट दे दिया आपको पहले ही। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द दिस थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस, देखिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस में निर्धारित है, हाइब्रिडाइजेशन पे। तो अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन, अगर 11th का हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अगर है तो बहुत बेहतर है, अगर वीक है तो थोड़ा, अगर वक्त है आपके पास तो उसको कॉपी को रिकॉल कर लीजिए। और मेरी कॉपी अगर होगी तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर भी 11th में ही मैंने बता दी थी। खैर इसमें आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द सेंट्रल मेटल एटम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन वैकेंट डी ऑर्बिटल। मैंने बोला था ना कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले थे, लेविस एसिड। मैंने कहीं ना कहीं लिखवा दिया है लेविस एसिड। तो यानी इसके पास वैकेंट, मैंने मान लिया कि ये एक डी ऑर्बिटल है और ये वैकेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल कह रहा है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल मैंने ले ली, ये इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है, हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सेंट्रल मेटल, है ना, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, लेविस एसिड। जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है वो हमेशा लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये हो गया। फिर क्या रहा है, लिगेंड्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फुलफिल ऑर्बिटल। जैसे अमोनिया, तो अमोनिया के पास क्या था, एक लोन पेयर था ना देने वाला, एक अमोनियम हो गया। वाटर में भी है क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, पायरिडीन याद कीजिए, पायरिडीन में भी एक लोन पेयर है। तो देने वाला है, तो देने का मतलब क्या है, जब दे रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है उसके पास, तब तो वो दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, जस्ट इसी के नीचे बॉक्स बनाइएगा ताकि हम नीचे वाला हम लोग का वर्क करना आसान हो जाए। यहाँ पे आएंगे तो इसके पास क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, यानी यहाँ पे वही तो लिख रहा है यहाँ पे एटलीस्ट वन फुलफिल्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या हो जाएगा, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल आ गया, फुलफिल्ड ऑर्बिटल। और जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो गया वो इसका मतलब ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस बेस। यही एसिड लेविस, और लेविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट यही है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा लेविस एसिड होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा वो लेविस बेस होगा। जैसे हम लोग की बॉन्डिंग जब बनने जाती है, हम लोग बॉन्डिंग बनाने जाते हैं ना, तो हम लोग बॉन्डिंग बनाने जाते हैं तो उसके पिता हमको क्या कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। ऐसे लेनी नहीं चाहिए लेकिन पैसा दे देते हैं, तो वो क्या हो गया, लेविस बेस। और हम लोग भिक्षे की तरह मांग लेते हैं उनसे, दे दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, हम लोग लेविस एसिड हो जाते हैं। यानी एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट हुआ वहाँ, यहाँ पे वही हुआ। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे ये इसके पास ई कह रहा है कि भैया मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, कहा कि ठीक है। दूसरा कहा कि भैया मेरे पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, कहा कि ठीक है। देखो ना मेरे पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये कहा कि इसका मतलब ये कैसा था, लेविस एसिड हो गया ना। ये क्या हो जाएगा, लेविस एसिड कहलाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर से हिंट्स लीजिए ना, ये क्या कहलाएगा, लेविस बेस कहलाएगा। तो वही तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द किसके किसके बीच में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द डोनर एटम। ये लेविस, ये डोनर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि बेस है, और बेस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। और यहाँ से ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दे देगा। तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द डोनर मतलब डोनर कौन होगा, लिगैंड। डोनर कौन है, लिगैंड। डोनर कौन है, लिगैंड विद द वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। और ये मेरा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे लिख लीजिए, ये सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन लिगैंड इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनाएगा दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। और यहीं से आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट हुआ। अब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट आपको दिमाग में क्या रखना है, इतना ही रखना है ना कि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है वो लेविस एसिड होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। और ये लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, लेविस बेस होता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, नॉट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं किएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और आपको अब पता होगा कि जब एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट बन जाता है, और जब दोनों मिलेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है। एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बन जाता है। बस यही है इसका कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट यही है। अब थोड़ी सा हम लोग 11th की बॉन्डिंग को साथ साथ निकलते हुए निकल जाएंगे, लेकिन उसको कोरिलेट करते हुए निकलेंगे। अभी नहीं पूरा 11th यहाँ पर आ जाएगा, नहीं। स्टॉप लिखिए उसको जल्दी से। आइए अब दूसरा कंसेप्ट हम लोग लेते जाएं। जैसे अभी हम लोगों ने सीखा था, जैसे एक एग्जांपल भी कर लीजिए। जैसे अब बहुत फेमिलियर हो गए होंगे इस मॉलिक्यूल से, अब आपको कोई याद भी हो गया होगा, K4FeCN6। तो K4FeCN6 में Fe क्या करेगा? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ये क्या करेगा? ये कैसा बिहेव करेगा? लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को देता है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? डिफिशिएंट होता है। और ये जो आएगा इसके पास क्या हो जाएगा? इसके पास क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा। और फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। और लेविस बेस का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, SUFFI देख लेंगे स्पेलिंग, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो गया। और लेविस अब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट और डिफिशिएंट के बीच में जो कंपाउंड बन जाएगा इसका डी ऑर्बिटल। क्यों आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? इसलिए ना कि इसका डी ऑर्बिटल क्या है? डी ऑर्बिटल वैकेंट है। और इसका क्या है? इसमें हम कह सकते हैं कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। और दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा ना। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल और इसके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा, फुलफिल्ड ऑर्बिटल इसके बीच में बॉन्ड बन गया। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अब आएंगे, अब थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए बॉन्डिंग में थोड़ा सा चलते हैं कि मान लीजिए कि व्हेन, अब समझिएगा। और ये क्या है? पहले इसी से तो मतलब है हम लोग को। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा CN का मतलब क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो आइए कोऑर्डिनेशन नंबर किया जाए। अब इसके बाद से इसमें चलेंगे तो अब यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल मान लेंगे कि अगर व्हेन, सपोज कीजिए, समझिएगा। जैसे मान लेंगे, थोड़ा सा रिकॉल भी कर देते हैं। अगर यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे ऐसे समझिए, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड का केस आ गया और यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा, एक पाई, ये पाई और ये सिग्मा, बीच वाला सिग्मा हुआ ना। तो इसका अगर कितना सिग्मा निकलेगा? 2 सिग्मा। और 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है? SP होता है। 2 सिग्मा का मतलब SP होता है। तो मान लेंगे कि अगर मैं कहूँ कि व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर किसी पे 2 दे देगा, व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू, अगर कहीं से 2 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 2, देन द नंबर ऑफ लिगेंड कितना होगा? नंबर ऑफ लिगेंड कितना होगा? नंबर ऑफ लिगेंड तो 2 ही होगा ना। नंबर ऑफ लिगेंड क्या होगा? 2 होगा। जैसे मान लेंगे कि एक मॉलिक्यूल ले लूँ कि AgNH3 और NH3 का होल 2, और यहाँ पे मैं OH माइनस ले लूँ। मतलब Ag पे एक फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट होता है +1, है ना। और यहाँ पे +1 -1, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो गया। तो अब यहाँ पे पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 है, लेकिन इसका पूछेगा कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Ag। तो आप क्या करेंगे? बस जैसे आपका ऑर्गेनिक में आपने सीखा है उसी तरह यहाँ पे आपको उसको अप्लाई कर देनी है। तो यानी यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? Ag, समझिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इधर से भी अमोनिया इसको दे रहा है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इधर से भी क्या कर रहा है? अमोनिया दे रहा है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। और यहाँ पे कौन आ जाएगा? OH माइनस आ जाएगा। माइनस नहीं कर सकता, नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कर दीजिए। तो अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है? चलिए अब यहाँ से, अब ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, इसको आपको एग्जाम में करना नहीं है, आपको यहीं से कर देना है। इसमें क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 2। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगा यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 6, सॉरी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा? 2। और जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 आ गया, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा।
और जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है उसके बीच का बॉन्ड एंगल 180 ना होता है, उसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया ये। और जिसका 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है उसका शेप कैसा होता है, लीनियर। सब याद कीजिएगा क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी मुझे। और शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। शेप कैसा, लीनियर। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको मिटा दूँ, स्टॉप कर लेंगे आप स्टॉप करके लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब आएंगे, अब मान लेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर, समझिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 आ जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 आएगा तो नेचर में इसका मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, यानी इसको सीधे लिख देंगे हम नॉट एग्जिस्ट। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला कोई भी मॉलिक्यूल अभी तक नेचर में नहीं मिला है, ऑब्जेक्टिव भी है ये, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का कोई भी मॉलिक्यूल नेचर में नहीं मिला, सीधे कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है। तो अगर मान लेंगे कि अगर इसका जैसे यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाए, 4 हो जाए, तो जब व्हेन, समझिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट। अब आएंगे इसका सेकेंड पॉइंट, व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया यहाँ पे 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ लिगेंड कितना होगा, नंबर ऑफ लिगेंड कितना हो जाएगा, 4 होगा ना भाई। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वही उसका लिगेंड का नंबर है, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना होगा, 4। अब 4 का 2 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलती है। कौन कौन सा मिलता है, तो एक हाइब्रिडाइजेशन आपका 4 का मिलता है, आप लोग पढ़े होंगे sp में बॉन्डिंग में। एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलता है मुझे, और एक हाइब्रिडाइजेशन आप लोग का dsp2 मिलता है। एक हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगा और एक हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 मिलेगा। अगर dsp2 मिला तो d का कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, याद कर लेंगे थोड़ा। d के कितने ऑर्बिटल्स याद कर लेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत फिर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिलेगी मुझे। 1 2 3 4 5। इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, dxy, इसको क्या बोलेंगे, dyz, ये dzx, ये dx² माइनस y² लिखा हुआ है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, dz²। एक बार और आएगा वहाँ पे और उसको क्लियर करूँगा कैसे इसका नाम लिखा जाता है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। तो इसमें से d का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, तो ये वाला रहेगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dx² माइनस y², ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sp2। देखिए इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 4। इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4, 2 3 4, तो इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4। तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने थे, sp2 था ना, sp था ना, तो हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4, तो इसका नंबर ऑफ लिगेंड भी 4, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 चलेगा। अब जब sp3 आएगा तो sp3 का शेप कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आ गया, समझिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए सेम आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए भी 4 ही है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए भी कितना है, 4 ही है। तो अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा तो इसका चलेंगे, तो इसका बॉन्डिंग तो चलता है इसका sp3, यानी sp3, और ये क्या कहलाता है, td का मतलब टेट्राहेड्रल लिख लेंगे आप लोग। और ये जो आता है यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। ये देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ बीच में सेंट्रल मेटल एटम यहाँ होगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसा बॉन्डिंग का पार्ट है सारा, स्क्वायर प्लेनर। तो इसके बीच का अगर बॉन्ड एंगल हम पूछेंगे कि टेट्राहेड्रल, मान लीजिए किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया और उसके बीच का बॉन्ड एंगल पूछ दिया, तो आप जानते हैं कि अगर sp3 अगर हो जाएगा तो sp3 हो जाएगा, तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। और ये देखेंगे, ये तो क्या है, क्रॉस। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, 11th में भी, जो भी होगा मैथ में आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो यहाँ पे इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 90 90 90, यानी यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। शेप कैसा होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर है और बोर्ड से चिपक जाएगा पूरी तरह से, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर।
स्क्वायर प्लेनर। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है बोर्ड से वहाँ पर कटता होगा, आप लिख लेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। स्टॉप कीजिए, लिख लीजिएगा। चलने लगा, चल रहा है सही। अब आ जाएंगे तो हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, उसके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। अगर किसी का मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधे कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की 2 पॉसिबिलिटी आई थी, एक आपका sp3 आया था और एक आपका आया था कौन सा, वो sp3, और एक आपका आया था स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, dsp2। डी का कौन सा ऑर्बिटल, dx² माइनस y² उसमें था, और टेट्राहेड्रल आया था, उसके बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर, वगैरह वगैरह। अब आएंगे अगर किसी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाए, देखेंगे यहाँ पे, यानी when Cn इज इक्वल्स टू 5, तो Cn इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे PCl 5 में होता है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा, 5। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 होगा। तो जब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो जाएगा वो हो जाएगा sp3d होता है या dsp3 हो भी लिखा जाता है। देखिए ना 5 3 4 5 मिला है तो sp3d या dsp3। अब प्रश्न है कि सर d का कौन सा ऑर्बिटल इसमें मौजूद होगा, तो d का इसमें रहेगा dz²। उसमें क्या था, dx² माइनस y² था ना, और इसमें d का कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन अगर dsp2 है तो आंख मूंद के वहाँ पे क्या आंसर मारना है कि d का कौन सा ऑर्बिटल होगा, dx² माइनस y²। और यदि किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d आता है तो d का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, dz²। अब इसमें से क्या करना है, 5 बॉन्ड खींचना है। आइए 5 बॉन्ड खींचिए। तो अब देखेंगे जैसे PCl5 को खींचिए ना, PCl5 यहाँ पे आएंगे ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम आएगा या फास्फोरस आएगा, 5 लिगेंड्स आएगा। तो 5 लिगेंड्स आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 आ गया। और 2 आपका कहाँ जाएगा, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला ऊपर आएगा यानी ये अबव द प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ये बोर्ड के पीछे से, तो ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो इसके देखेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइए, रेड वाला कलर को भूल जाइए। तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल 120, इसके बीच का बॉन्ड एंगल 120, इसके बीच का बॉन्ड एंगल 120, और ये वाला जो आया है जो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल 90। देखे ना, यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे दीजिए, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे यानी इसके बीच में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा बॉन्ड आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। d का कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, तो लिख सकते हैं ना sp3 और ये हो जाएगा क्या, dz² आएगा। और इसके बाद इसका शेप कैसा होगा, तो ट्राइगोनल, 2 पिरामिड है, एक पिरामिड अबव द प्लेन ऐसे और एक बिलो द प्लेन है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जाएगा। और इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो जाएगा कितना डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड कैसा जाएगा, 90 डिग्री जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आएंगे, अब इसके बाद चलेगा जो भी होगा आपका AB, और ये हो गया C, जो भी होगा अपना नंबरिंग देख लेंगे, D अगर 1 2 3 है वो भी दे सकते हैं। आइए अब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि when कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा, 6 का मतलब 6 जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन
जेसन 6 करना है ना, तो चलिए कैसे कॉमन सेंस लगाएंगे। एक s होता है, s तो एक ही ऑर्बिटल होता है इसका, p में 3 ऑर्बिटल sp3, 4 हो गया ना, 2 जोड़ना है तो यहाँ पे क्या करेंगे sp3d2 हो गया यहाँ पे sp3d2। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि d का कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो d के 2 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे जो ऊपर में रिपीट किए हैं, आप जस्ट उसी को रिपीट कर देना है। कौन कौन सा, एक आया था पहले वाले में, क्या दिए थे आप, dx² - y², और यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, dz²। अब इसका शेप कोई कहेगा, समझिए ये तो क्लियर हो गया। 6 अगर आएगा तो जैसे 6 वाला कौन सा मॉलिक्यूल, फैमिलियर हैं आप, FeCN6, देख लीजिए K4FeCN6 आ गया। या तो sp3d2 होगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं d2sp3। इसमें क्या लिखे थे, sp3d लिखे थे या dsp3 लिखे थे, लिख लीजिएगा। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, बाद में मैं क्लियर कर दूंगा इसको। तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद से आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो इसका शेप कैसा होगा, 6 ना करना है तो स्क्वायर हो गया 1। देखिए सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 2 आपका कहाँ जाएगा, एक अबव द प्लेन जाएगा, एक अबव द प्लेन जाएगा और एक बिलो द प्लेन जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, शेप अगर पूछेगा तो शेप को क्या कहेंगे, इसका शेप कैसा हो जाएगा, तो शेप हो जाएगा कितने, ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर हो गया और एक पिरामिड अबव द प्लेन और एक पिरामिड बिलो द प्लेन, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल आ गया। कोई पूछेगा कि इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो सारा दिखाई दे रहा है, ये 2 डायगोनल्स एक दूसरे को काटेंगे 90-90, और ये भी तो प्रभु, हे महादेवन, हे महाबली, ये भी तो 90 ही है ना, ये भी आपका 90 है। तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री, और ये और ये 180, ये और ये 180, ये और ये 180, तो 180 डिग्री, और कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक मेरा सिलेबस था, मैंने बॉन्डिंग रिपीट कर दी आपकी। जल्दी से उतारिए, स्टॉप कीजिए, उतारिए जल्दी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक का हम लोग का सिलेबस था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक पढ़ना था। अब इसमें से कुछ और आपके हैं, लिगेंड्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने के लिए 2-3 कंसेप्ट और है, पहले उस कंसेप्ट को लिखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम में चलते हैं। प्रॉब्लम सारा हम लोग बनाएंगे, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आएंगे IIT मेडिकल, जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे हम लोग रिपीट करेंगे उस पर, इसमें आएंगे। तो अब आएंगे मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर भी सीख लीजिए आप लोग मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल, एटम और आयंस 2 प्रकार के होते हैं। क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल, एटम्स और विच, दोज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, दोज एटम्स, दोज मॉलिक्यूल और दोज आयंस विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो मॉलिक्यूल क्या रखेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखेगा, उसी को हम लोग दोज एटम, मॉलिक्यूल और आयंस विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ना है, डी ब्लॉक में पढ़ना है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड को किससे दिखाते थे, याद करें, एन, कोई भी बुक एन ही को लिखता है। एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर कुछ ना कुछ होना होगा, तो यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब क्या, कुछ ना कुछ, 1-2 जरूर है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड होगा, तो वो एटम कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, वही लिखा है, कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें क्लास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड होगा यानी वो क्या होगा, पीएम। पीएम का मतलब पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यानी पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब हो जाएगा अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड।
अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकलता है। तो एक फार्मूला होता है म्यू, मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इज इक्वल्स टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, और बी एम का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। बी एम का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मॉर्कर बैटल थ्योरी में पढ़ाया गया होगा बॉन्डिंग में। तो बी एम का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। नहीं जानते हैं, लिख लेंगे यहीं पे, बोर मैग्नेटॉन। तो ये मैग्नेटिक, अगर मान लेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर आ गया, जैसे मान लेंगे कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर एक आ गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर एक आ गया तो मैग्नेटिक, यहीं पे याद कर लेंगे, इसका डेटा को याद कर लीजिएगा यहीं पे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड एक आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 1 बैठाइए ना, तो 3, और 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1.732 बोर मैग्नेटॉन। 3 हो गया, 3 में 1 से 3 रूट अंडर 3 का मतलब 1.732। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर 2 होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर 2 होगा तो ये इसका कितना हो जाएगा, तो 2 बैठाइएगा यहाँ पे, कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.84 आ जाएगा बोर मैग्नेटॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर 3 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 3.87 आता है बोर मैग्नेटॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर 4 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आता है तो 4.89 बोर मैग्नेटॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर 5 होता है, 5 होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 5.92 बोर मैग्नेटॉन। अब कैसे याद होगा, 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 है 2 पॉइंट समथिंग, 3 है 3 पॉइंट समथिंग, 4 है 4 पॉइंट समथिंग, 5 है 5 पॉइंट समथिंग। तो ये देखिए यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, 2 डिजिट ले लीजिए, देखेंगे यहाँ पे। अब इसको फ़ोन नंबर की तरह याद कर लीजिए, 73 इसको 83 कर लीजिए, इंग्लिश में बोल लेंगे 73 83 87 89 92। यही तो कैटरीना कैफ का नंबर है, लगा के देख लीजिएगा, यही कैटरीना कैफ का नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 73 83 87 89 92। लगाइएगा नहीं तो कहीं दूसरी जगह पकड़ लिया तो गायत्री मंत्र सुना देगा आपको। थोड़ा कंट्रोल योर सेल्फ। तो यहाँ पे आ जाएगा 73 83 87 89 92। 73 83 एक बार का बच्चा सब, मेरे क्लास का ही बच्चा सब क्या वो लगा दिया था सब, किसी देवी को लग गई थी, तो आके अगले दिन कहे सबके सर वो देवी को लग गई थी। तो आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, काइंडली रिक्वेस्ट है, ट्राई नहीं कीजिएगा। याद करने के तरीके हैं, 1 रहेगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 रहेगा 2 पॉइंट समथिंग, 3 रहेगा 3 पॉइंट समथिंग, 4 रहेगा 4 पॉइंट समथिंग, 5 रहेगा 5 पॉइंट समथिंग। अब ये क्या है, ये तो याद हो गया, 73 83 87 89 92, 73 83 87 89 92, 73 83 87 89 92, 73 83 87 89 92 याद कर लेंगे। अब आएंगे जैसे, अब कैसे ये याद होगा, जैसे आप क्या हैं, बॉन्डिंग सिचुएशन में तो नहीं है, मैं तो बॉन्डिंग सिचुएशन में हूँ, आप क्या हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर में नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट होता है। हाँ, कुछ केस अलग होते हैं, आसाराम बापू अलग हैं, तो गुरमीत राम रहीम अलग अलग हैं, कुछ केसेस आ जाती हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, वो एक्सेप्शन साइड पे जाते हैं सब। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, आप अनपेयर्ड हैं, इसका मतलब आप क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक हो गए। मैं क्या हूँ, बॉन्डिंग सिचुएशन में जा चुका हूँ, मैं क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड नहीं रहेगा, डायामैग्नेटिक, 2 आदमी आ गए डायामैग्नेटिक। और जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया और नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। और जब मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा यानी वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, समझिएगा। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप में कलर भी है, डिफरेंट कलर भी है। उसके बाद से क्या है, क्या होता है, ऑर्डरलेस भी थे, ऑर्डर भी है, और उसके बाद से टेस्ट भी है, डिफरेंट टेस्ट है। तो जस्ट यहाँ पे यही आएगा कि जितने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एटम, जो भी आयंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखेगा वो उसके पास वो पैरामैग्नेटिक होगा। और जब पैरामैग्नेटिक होगा तो निश्चित मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा वो कितने से अट्रैक्ट होगा वो बताया गया है। और जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखता है, लास्ट पॉइंट इसका नीचे में लिख लेंगे आप लोग, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखता है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, वो कलर्ड होता है।
या कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो समझ जाइएगा वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। अब उस कलर्ड कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कॉम्प्लेक्स किस कलर का है ये तो बात की बात है, लेकिन कलर्ड कॉम्प्लेक्स तो है। क्लियर? वीडियो स्टॉप, लिख लेंगे आप लोग, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब हम लोग का आएगा डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक में क्या लिखेंगे कि दोज एटम, डायामैग्नेटिक आ गया, चलिए इसको भी हम लोग कर ही लें। तो यहाँ पे कौन आएगा, दोज एटम मॉलिक्यूल, दोज एटम मॉलिक्यूल और आयंस, दोज एटम और मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आयंस, दोज एटम मॉलिक्यूल और आयंस विच कंटेन, which do not contain unpaired electron, do not contain unpaired electron, साथ साथ इतना जाइए ना, unpaired electron are called diamagnetic, are diamagnetic in nature, are diamagnetic in nature, डायामैग्नेटिक इन नेचर, वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा। वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या होगा, 0, सारा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, पेयर में रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 हो जाएगा डायामैग्नेटिक होगा, वो क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक। जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड मेरे पास नहीं है, हम तो पेयर हो चुके हैं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायामैग्नेटिक होगा। और जब जो डायामैग्नेटिक होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, जो पेयर हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे रूट अंडर क्या आ जाएगा, n×n+2 और bm का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0, ये मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। और यही वाला मॉलिक्यूल जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेगा, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में रहेगा, वही मॉलिक्यूल आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है, वही मॉलिक्यूल आपका कलरलेस रहता है। तो इसलिए डी ब्लॉक में जब आप लोग पढ़ेंगे, डी ब्लॉक में जब आप डी ब्लॉक जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, इतना का जल्दी से कॉपी कीजिए फास्ट। तो ये हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, तो जितना सारा पढ़े हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़े हैं और सेंटर मेटल एटम के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब थोड़ा सा हम लोग लिगेंड के बारे में जान जाएं। क्यों? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2 चीज़ों पर आधारित होती है, आप देखे भी हैं, एक लेविस एसिड जो सेंटर मेटल एटम था, एक लेविस बेस जो लिगेंड्स था। तो सेंट्रल मेटल एटम के बारे में तो पता कुछ चल गया, लिगेंड्स के बारे में पता करना होगा। तो लिगेंड्स भी 2 प्रकार का आता है, तो लिख लीजिए, पहले थ्योरी लिख लीजिए, प्रॉब्लम तो मैं बनवाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो भी होगा 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आपका होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, लिगेंड्स। तो हेडलाइन दे दीजिएगा लिगेंड्स। लिगेंड्स में आएंगे तो लिगेंड्स आपका क्या हो जाता है, 2 प्रकार का जाएगा। अच्छा, लिगेंड्स क्या होता है, कहेगा कि नहीं फाइंड ये लिगेंड्स क्या है, तो आप तो मोनोडेंटेड बहुत सारा सीख गए हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग इफेक्ट ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक आता है आपका वीक फील्ड लिगेंड। वैसे तो लिगेंड्स हम लोग बहुत कुछ जान गए हैं, कौन कौन सा, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, उसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग बनाए भी हैं। तो लेकिन अब क्या है कि लिगेंड्स आपका 2 प्रकार का होगा, एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, अब समझिएगा। पहला, अब इसमें आ जाएगा ए में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
a strong filled ligand force the pairing of electron, force the pairing of electron a strong filled ligand force the pairing of electron. पहला पॉइंट, strong filled ligand force the pairing of electron and a strong filled ligand जो दिखाता है बी में, दूसरा भी लिख लीजिएगा, a strong filled ligand, स्ट्रॉन्ग जो भी होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो क्या करेगा, फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शोज मैक्सिमम स्प्लिटिंग, मैक्सिमम स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक करेगा, मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ये, या मैक्सिमम स्प्लिटिंग का ये, या इसी को जो आपका बुक यूज़ करता है उसी को लिख लेंगे आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करेगा। समझिएगा क्या है, जैसे ये मान लेंगे कि अगर एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मान लीजिए कोई डी ऑर्बिटल है, किसी का डी ऑर्बिटल है और किसी के डी ऑर्बिटल में आपका 5 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए, सेंट्रल मेटल एटम कोई भी ले लीजिए, और उसके अभी मैं एग्जांपल बता दूंगा तुरंत। तो किसी के डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ और इसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड आया, मतलब स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग एकदम हिम मैन आया इसके पास। तो हिम मैन में कौन कौन, जो भी आप लोग फिल्म देखते होंगे, हिम मैन होता है कि बर्फ मैन होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लेंगे कि Cn माइनस आता है, CO आता है, Cn माइनस, CO और एक होता है NO2 माइनस। ये तीनों कम से कम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये अभी आप याद कर लीजिए। तो कोई भी मान लीजिए कि ये सेंट्रल मेटल एटम, बताया था ना सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10 और है यहाँ पे कितने 5। अब ये सेंट्रल मेटल एटम है, अब इस पे क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसके पास चला। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन सा होता है, पहले याद कीजिए, Cn माइनस होता है, CO होता है, NO2 माइनस आता है, ये आएगा। और जब स्ट्रॉन्ग आदमी है तो इसको कहेगा कि तू घर के भीतर जाओ, इसको फेंक देगा इधर, चल इधर, चल इधर, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। अब ये तो अब एक घर में, अब इसके भी अभी नहीं कि सारा का सारा एक एक घर में भेज दीजिएगा, ये भी डेंजरस ही है, क्योंकि एक लिमिटेड हो, एक मानवीय बिहेवियर है ना कि हाँ एक घर में कितने आदमी रह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बहुत पहले हुंड्स रूल से जानते हैं आप। तो ये क्या करेगा, फोर्स द, ये जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा कहेगा तो यहाँ से हटो, यहाँ से निकलो और जाओ जल्दी से पेयर करो। तो ये यहाँ पे पेयर कर देगा, ये यहाँ पे पेयर कर देगा और ये बच जाएगा। ये तो कहीं पेयर कर नहीं सकता है, अभी नहीं कि इसको भी फेंक दीजिएगा उधर, नहीं पेयर नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें मात्र कितना पेयर होगा, 2 पेयर होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग आदमी आएगा, और जब स्ट्रॉन्ग आदमी आएगा तो एक घर में 2 आदमी को रखने के लिए वो क्या हो जाएगा, एक नियम बांधेगा और आपको जाना है। आ गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 1 जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 जाएगा। जैसे ये हो गया आप लोग का, आगे बढ़िए। उसके बाद से कौन आ जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड आएगा, 1 आएगा आप लोग का वीक फील्ड लिगेंड। सपोज कि ना, चलिए एक और एग्जांपल बना ही देते हैं। मान लीजिए हम मैंगनीज को ले लेते हैं, तो मैंगनीज कितना होता है, मैंगनीज ले लेते हैं तो मैंगनीज का कितना होता है, मैंगनीज जब जाता है मैंगनीज, तो मैंगनीज जो जाता है वो कितना होता है 25 होता है। और यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन, सीधे आर्गन पे जाएंगे आप, आर्गन 18, और उसके बाद से कौन हो जाएगा 4s2 ना, आर्गन 18 4s2 एंड 3d कितना हो जाएगा 5, 18 2 20 और 5 25। अब मान लीजिए कि अगर मैंगनीज जो है वो आपके +2 के स्टेट में मौजूद है, तो मैंगनीज +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, और यहाँ पे 4s क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d कितना हो जाएगा 5, 3d 5 हो गया। अब मान लीजिए कि इसी पे हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड डाल दिया, समझिएगा पहले। अब 3d 5, अब 3d 5 तोड़िए यहाँ से, ये वाला यही वाला पार्ट है, 3d 5, 3d 5। अब मैंने क्या किया, 1, देखिए ना डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3
4 5। अब इस पे मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या डाल दिया, Cn- डाल देंगे, CO डाल देंगे, या क्या डाल देंगे, NO2- डाल देंगे। जैसे ही इसको डालेंगे, ये स्ट्रॉन्ग आदमी है, हिम मैन है। कौन कौन मैन है आप लोग जानते होंगे, वो स्टील मैन आता है, हिम है, तो वो क्या करता है, फोर्स द पेयरिंग ऑफ है, सारे आदमी पेयर हो जाओ, जोड़ा बना लो, बॉन्डिंग बना लो, चुपचाप बैठे रहो बॉन्डिंग बना करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आएगा ये क्या करेगा, पांचों का पांचों बॉन्ड बना लेगा। ये कहेगा मैंने बना ली, ये कहेगा मैंने बना ली, इस पर कोई रूल लागू नहीं होगा, कहेगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का चुपचाप बैठे रहो, वक्त आएगा तो देखेंगे, तुमको तुम्हारा भी बॉन्ड बना देंगे। ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला लिखा गया। उसके बाद से कह रहा है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शोज मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कह रहा है। ये क्या है, केवल आपको दिमाग में टर्म डालना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर दे देगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, तो ये लिख दिया फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक में लिखवाएंगे तुरंत। और एक है क्या कि सो मैक्सिमम स्प्लिटिंग, मैक्सिमम स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वीडियो स्टॉप करेंगे, लिख लेंगे, वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, मैं भी तुरंत करवा रहा हूँ, स्टॉप कीजिए। अब आएंगे, अब उसके बाद बोल रहा है क्या कि मैक्सिमम स्प्लिटिंग की बात कर रहा है। मैक्सिमम स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, सारा कहानी डी पे जाएगा, ये डी पे आ जाएगा, और डी में 5 बॉक्स होता है ना, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या बोले थे, पहला को क्या बोले थे, रिकॉल करते रहिए अभी, DXY, ये क्या हो जाएगा DYZ, ये DZX, ये DX² माइनस Y², और ये आपका कौन हो जाएगा DZ²। अब यहाँ पे जैसे ही आपका आएगा DX² माइनस Y², मैंने अब भी बोला है कि जैसे ही इस पर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को डालेंगे, स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन था, सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए इलेक्ट्रॉन था, समझिए थोड़ा पेन को रोक दीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cn- आएगा, CO आएगा और NO2 आएगा, और ये आप जानते हैं कि कैसा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अभी मैंने बताया था मैक्सिमम स्प्लिटिंग करेगा। मैक्सिमम स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल जाएगा अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, और 3 ऑर्बिटल क्या होगा, नीचे जाएगा। और देखिए इसके बीच का गैप जो हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बीच का गैप क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। यानी डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल है, अब इसकी कहानी को सुनिए। सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खाली है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी डी ऑर्बिटल क्या हो गया, वैकेंट हो गया। और जो डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है वो लेविस एसिड कहलाता है, आप जान गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डालेंगे, जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डालेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेगा पेयर करो, वो तो अलग बात है, पेयर करो, लेकिन पेयर किस कंडीशन में होगा वो बाद में हम लोग समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये पांचों का पांचों ऑर्बिटल 2 पार्ट में टूट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। और दोनों को देखिए, जैसे ऐसे समझिए, ये 5 ऑर्बिटल था, DXY DYZ DZS DZ² Y² DZ²। जैसे ही डी, अब यहाँ से 5 आदमी चला, स्ट्रॉन्ग आदमी चला, हिम मैन, टिम मैन, जॉन मैन आपके पास दिमाग में होगा, सारा चलेगा। जैसे ही चलेगा, ये पांचों ऐसे थे, जैसे ही चलेगा अब ये क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में, देख रहे हैं 3 को नीचे जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, यानी ये 2 पार्ट में क्या हो जाएगा। जो इसका देख, मानिएगा आप इधर से स्ट्रॉन्ग आदमी आ रहा है और यहाँ से 5 आदमी आवे देखते हैं उसको कैसा मारेंगे उसको, एक ये कह रहा है 5, लेकिन जैसे ही ये नज़दीक हिम मैन, टिम मैन, डिम मैन सब आ रहा है, जैसे जैसे इसके नज़दीक आ रहा है, बस इसका पेंडुलम हिल रहा है। और जब पेंडुलम हिलेगा, जैसे ही ये नज़दीक आएगा, बस ये 3 पार्ट में टूट गया, 3 को नीचे भाग गया, 2 को ऊपर भाग गया, पूरा ब्रेक, रिपल्सन के कारण, इलेक्ट्रॉन के रिपल आएंगे तो वहाँ पे बता देंगे आपको। लेकिन इतना तो याद रख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आएगा तो डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में टूटेगा, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। क्लियर। अब चलिए वीक फील्ड लिगेंड, जल्दी कीजिए, स्टॉप कीजिए, लिख लीजिए। चल
चल रहा है। चलिए अब आ जाएगा हम लोग का वीक फील्ड लिगैंड। तो वीक फील्ड लिगैंड जो रहता है वो क्या करता है, डज नॉट फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लिगैंड डज नॉट फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि वीक फील्ड लिगैंड, दूसरा पॉइंट वीक फील्ड लिगैंड। अब प्रश्न है कि सर वीक फील्ड लिगैंड कौन है, तो CO, NO2 और एक और बताए थे CN-। इन तीनों को छोड़ करके जितने सारे लिगैंड्स होते हैं सारे के सारे वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं, सारे के सारे वीक होता है। उसमें अमोनिया एक बाउंड्री पोजीशन पे आता है, कभी वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है तो कभी वीक की तरह बिहेव। जब मॉलिक्यूल आएगा तो हम लोग चेक कर लेंगे उसको। तो वीक फील्ड लिगैंड कैन नॉट फोर्स द, तो अपने खुद वीक है तो कैन नॉट फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा। तो करेगा क्या, वीक है ना, तो वीक आदमी क्या करता है, कुछ करता है थोड़ी है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मानेंगे कि ये वीक फील्ड लिगैंड आ गया। अब यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड जैसे ही आएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह ये बिहेवियर शुरू किया गया है, जाओ फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड डाला इस पर, जैसे ही वीक फील्ड लिगैंड डालेंगे ये पेयर नहीं करेगा, और जब पेयर नहीं करेगा ये दो ही पार्ट में टूटा, ऊपर भी दो, उसी तरह जस्ट उसमें भी था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, इसमें ऊपर 2 था और नीचे 3 था, लेकिन इसके बीच का जो गैप था वेरी स्मॉल। ये क्या, रुकिए थोड़ा सा और फिगर को थोड़ा और अच्छे से कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा नज़दीक कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसके बीच का गैप जो होगा दिस इज कॉल्ड डेल नॉट, और डेल नॉट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसका क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मिनिमम होता है, और मिनिमम ये फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं करता है। सेंट्रल मेटल एटम डी ऑर्बिटल खाली, ऐसे समझ लीजिए, सेंट्रल मेटल एटम डी ऑर्बिटल पूरी तरह से वैकेंट है, भरा हुआ नहीं है। अब ये वीक फील्ड लिगैंड आएगा, लिगैंड आएगा, कहेगा भाई घर खाली करो, हमको हम आ रहे हैं। ये कहेगा तुम वीक हो, मैं घर खाली नहीं करूँगा, तुम आगे देखो कौन सा है। स्ट्रॉन्ग अगर आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये कहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मान लीजिए यहाँ पे आएगा, कहेगा घर खाली करो जल्दी से, मैं आ रहा हूँ। ये फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भीतर में चला जाएगा। तो इस प्रकार ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ, और ये हो गया पहला पॉइंट हो गया। तो और तो ये वीक, अच्छा रुक जाइए, और इसका एक और आएगा वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड have minimum, weak field ligands have minimum crystal field, splitting energy, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, कम है, और उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसके पहले वाला में ज़्यादा था। वीक फील्ड लिगैंड पेयर नहीं करेगा, कहेगा भीतर जाओ, ये कहेगा भीतर जाओ, कहेगा नहीं तुम और आगे देखो, मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम कमज़ोर आदमी है। अगर स्ट्रॉन्ग दे देंगे, ये किसको फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भीतर भेज देगा, पहला। दूसरा उसमें क्या था, वीक फील्ड लिगैंड के बीच, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो दोनों के बीच का गैप क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप ज़्यादा, 2 और 3 में ही टूटेगा। और वीक फील्ड लिगैंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में दोनों के बीच का गैप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में दोनों का बीच का गैप ज़्यादा होगा, 2 और 3 के पार्ट में टूट जाएगा डी ऑर्बिटल। और वीक फील्ड लिगैंड में दोनों के बीच का गैप कम होगा, ऊपर में 2 टूटेगा, नीचे में 3, वैसा ही टूटेगा ये। जैसे एग्जाम्पल में आ जाइए, थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे तो पूरा क्लियर कर दूंगा इसको। K4 FeCN6। अब इसमें कोई पूछेगा कि बताइए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का क्या होगा, मैक्सिमम जाएगा कि मिनिमम जाएगा, तो CN है ना, और CN कैसा है, लिगैंड है, लेकिन कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आप जानते हैं कि ये क्या करता है, मैक्सिमम स्प्लिटिंग में टूट जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा, यानी दोनों के बीच का गैप कैसा होगा, दोनों के क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दोनों के बीच का गैप या एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में मैक्सिमम जाएगा। लेकिन अगर हम वीक फील्ड लिगैंड ले लेंगे तो वीक फील्ड लिगैंड के केस में क्या होगा,
ऊपर से हिंट्स ले लीजिए। वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, दोनों टूटेगा, दो ऊपर जाएगा और तीन, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एग्जांपल ले लीजिए। आले मेरे बच्चों, आइए आइए बाबू मेरे, दोस्त मेरे, लेकिन पढ़िए CN। अच्छा CN को छोड़ देते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, Cl कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FeCl6। तो Cn क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cn मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cl मेरा वीक फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो मैक्सिमम स्प्लिटिंग दूर तक टूटेगा, Cl क्या है, मिनिमम स्प्लिटिंग नज़दीक में टूट जाएगा, यानी यहाँ आएगा, दो ऊपर जाएगा और तीन नीचे जाएगा, और दोनों के बीच का जो गैप होगा डेल नॉट, और दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। याद रखिएगा। तो लिगेंड से यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल रहा है, क्या कि लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको पेयर कर देता है, और वीक फील्ड लिगेंड क्या रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करता है। पहला, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट यह है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में स्प्लिटिंग जो होगा ज़्यादा एनर्जी का गैप जाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड में एनर्जी का गैप क्या होगा, कम होगा। देखिए जल्दी, आइए, थ्योरी तो ख़त्म हो गई, थ्योरी फाइनल थ्योरी हो गई। अब हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सारा। आइए, जैसे मान लीजिए कि एक फैमिलियर एग्जाम्पल जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, फैमिलियर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं, K4FeCN6 तो जानते हैं ना, K4FeCN6 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना। चलिए निकालिए उसका। पहला देखेंगे इसका रूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल का कोई जो भी आपको क्रिस्टल फील्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का काम करना है, वर्क करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे वर्क करना है, तो पहला आपको क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर पहले आप निकाल लेंगे। दूसरा निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल ऐसे लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पहले सेंट्रल मेटल एटम निकाल, प्रॉब्लम बना रहा हूँ मैं। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकाल दीजिएगा। तीसरा लिगेंड का नेचर देख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, लिगेंड का नेचर निकाल दीजिएगा। और जब लिगेंड का नेचर निकल जाएगा तो बस आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। आइए, जैसे अब इसी सीक्वेंस में आपको वर्क करना है। जैसे मान लेंगे, दिखाई दे रहा होगा, देखिए तो दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तीसरा लिगेंड्स का नेचर देखना है, और चौथा हाइब्रिडाइजेशन देखना है। जैसे मान लेंगे कि एक मॉलिक्यूल मैंने दे दिया K4FeCN6, ये मॉलिक्यूल दे दिया, और इस मॉलिक्यूल के बारे में कह रहा है कि बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मॉलिक्यूल कलर्ड होगा कि नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो कितने से होगा, डायमैग्नेटिक होगा तो कैसे होगा, बताना है। तो पहले मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालना है, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, मैं बता चुका हूँ, 1 K पे 1 प्लस, तो पहला पॉइंट खत्म, 1 K पे 1 प्लस तो 4 K पे 4 प्लस, और Fe को क्या मानेंगे, प्लस 6 है, 6 और -1, और होल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल रहा है यहाँ पे, तो x - 2 = 0, देख लें, तो x = क्या निकल गया, +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन किस क्या हो जाएगा, +2, यानी यहाँ पे आयरन किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है, आयरन यहाँ पे +2 के स्टेट में है। उसी तरह यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल मान लीजिए आयंस भी दे देगा, तो आयंस पे भी आप वही वर्क करेंगे। चलिए निकालिए, आयंस का मतलब ये काउंटर आयन है ना, ये तो टूट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4K क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4K प्लस, और यहाँ पे जब हम आएंगे, नीचे थोड़ा लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, FeCN6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 - ऑक्सीडेशन स्टेट वही आएगा,
जैसे यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा 6 -6, और प्रत्येक CN पे -1, होल मॉलिक्यूल -4 के स्टेट में है। देखिए यहाँ पे ये -4 के स्टेट में है, तो x -6 इक्वल्स टू -4, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या निकल गया, +2 के स्टेट में। देखिए तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दोनों के केस में कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, पहला निकल गया। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेंट्रल मेटल एटम का आयरन का नहीं करना है हमको, आयरन 2+ का करना है। खैर तो पहले अब आयरन का कीजिए ना, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट निकालिए, आयरन का निकालिए, तो Fe, तो Fe कितना होता है 26, कीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, आयरन हो गया। यहाँ पे आएंगे, ये 18 का किस हो गया ना, देखेंगे यहाँ पे जल्दी से, बस अगली बार से मैं नहीं करूँगा इतना, आर्गन 18 ये, फिर क्या आ जाएगा 4s2 एंड 3d6 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका एक बार और लिख देता हूँ, आर्गन 18, थ्री अरेंज कर दीजिए थोड़ा सा, 3d6, और ये क्या हो जाएगा 4s2। लेकिन आयरन यहाँ पे किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है, तो जब आयरन +2 के स्टेट में है तो चलिए हियर लिख सकते हैं ना, आयरन +2 के स्टेट में है, तो यहाँ पे +2 के स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा 3d, डी का मतलब 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, और S इसका क्या हो गया, खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। F किस स्टेट में आ रहा है, +2 के स्टेट में, यानी दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ही। अब यहाँ खाली हो गया, जब 4 का, तो देखिए 4s खाली है, फिर अपने मन से यहाँ पे क्या कर देते हैं, आगे वाला रूम ले लीजिए, 4p भी खाली है, और 4d छोड़ दीजिए, 4s एंड 4p खाली है। d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, पहले 6 इलेक्ट्रॉन को भरिए, उसका 6 इलेक्ट्रॉन दीजिए पहले, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन उसका हम दे दिए। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो CN, ये इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग, एक सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसी सेंटर मेटल एटम का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेना है, उसका कहानी खत्म। अब किसको देखना है, लिगैंड का नेचर को देखना है। तो लिगैंड कौन सा है, थर्ड में CN-, और CN- जब आएंगे इसका मतलब ये कैसा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो यहाँ पे क्या कर, अच्छा एक नेगेटिव है ना, कितने जगह से बताया था ना मैंने कि ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, और मोनोडेंटेड लिगैंड तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को ये दे सकता है, 6 लोन पेयर को दे सकता है। एक मॉलिक्यूल एक लोन पेयर को देगा, तो 6 मॉलिक्यूल 6 लोन पेयर को देगा, तो 6 है ना यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे कहाँ का मॉलिक्यूल 6 है ना, तो एक मॉलिक्यूल एक लोन पेयर को, तो 6 मॉलिक्यूल 6 लोन पेयर, तो 6 लोन पेयर, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जब आएगा तो कहेगा क्या, क्या देखिएगा अब इसको, अब यहाँ से समझिए, इसको उतारिए पहले, यहाँ पे Fe2+ नहीं उतारना है, Fe2+ का मतलब ही ये है। अब इसको उतारिए यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। उसके बाद से D में कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्स, 5 बॉक्स आ गया, तो अब इसमें कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसमें 6 आ गया। और इसका कितना खाली है, यहाँ पे एक 1 यहाँ पे, और फिर कितना खाली है, 3 खाली है ना, कलर बदल गया, आप नहीं बदलेंगे, ये आ जाएगा। अब इस पे हम क्या डालेंगे, याद करें, जस्ट मोबाइल डाले थे ना उस पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन है, CN- है ना, यानी CN- इस पे आएगा, और कितना CN- आ रहा है, 6 CN-। तो जैसे ही ये Fe के पास आएगा तो कहेगा कि तुम जगह खाली करो, क्योंकि कि मैं स्ट्रांग हूँ, कहेगा ठीक है तुम आओ, तुम स्ट्रांग हो तो जगह तो खाली करनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पे पेयर मारेगा, और ये यहाँ पे पेयर मारेगा। जैसे ही पेयर मारेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में वो आएगा तो पेयर मारेगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आर्गन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए ये पेयर हो गया,
ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। तो ये देखिए, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। अब बचा कितना, इसका 2 ऑर्बिटल बच गया, इसका 1 ऑर्बिटल बच गया और इसका 3 ऑर्बिटल बच गया, 3 ऑर्बिटल बच गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बच गया ना, तो बस। तो देखिए टोटल लिगेंड कितने थे, 6 घर चाहिए था उसको। आपको जहाँ पे मैंने भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखी है तो वहीं पे मैंने लिख दिया बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन के क्या लिगेंड, तो लिगेंड कितना है 6, तो 6 जगह उसको चाहिए। तो 6 जगह चाहिए तो 6 जगह खाली करवाएगा, 1 खाली है, 2 खाली है, 3 खाली है, 4 खाली है। इन दोनों को कहेगा पेयर मार दो, मेरा जगह खाली करो, जगह खाली हो गया वहाँ पे। अब वहाँ से क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा और उसके घर में अब आकर के यही 6 जगह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा और उसके घर में आकर के बैठ जाएगा। देखिए घर में आकर के बैठ गया CN माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, CN माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, CN माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। अब करने की आवश्यकता नहीं है, देखिए ये 6 जगह पे बच गया ना, 6 जगह पे क्या हो गया है, भर गया है। तो अब आएंगे, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ से किस ऑर्बिटल में वो गया है बस वो काउंट करना होता है। तो उसमें काउंट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 2 D लिया है तो ये हो जाएगा D2, 1 S लिया है और 3 P लिया है यानी D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन निकल गया D2sp3। और आपको मैंने बताया, अच्छा रुक जाइए, एक पॉइंट और, D2sp3 तो D भीतर का लिया है कि बाहर का लिया है, D भीतर का लिया है कि बाहर का लिया। बाहर में था, कहेगा सर बाहर में कहाँ था, बाहर में था 4S, ये क्या था मेरा 4P और ये 4D, लेकिन बाहर का D नहीं लिया है, वो भीतर का D लिया है। और जब भीतर का D लिया है तो इसको बोलेंगे क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक नया वर्ड यूज होता है इसमें, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या करना था पहले समझिए, उसके बाद से इंफॉर्मेशन मैं लिखवा देता हूँ। क्या करना था, K4 Fe(n)6, जल्दी जल्दी समझिए। K4 Fe(n)6 था, K4 Fe(n)6 में पहले क्या करना था, 4K प्लस में जाएगा, मतलब सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, +2 निकल गया। सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन +2 के स्टेट में ले जाना है। तो आयरन है यहाँ पे, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएंगे, और लॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe2+ आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लॉस कर दिया यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, तो इसमें 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया किसका, सेंटर मेटल एटम का। अब आपको लिगेंड्स देखना है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पेयर करेगा, ये यहाँ पेयर करेगा, तो 6 जगह खाली हो जाएगा क्योंकि 6 जगह उसको चाहिए। ये यहाँ गया तो 1 2 खाली हुआ, 2 3 4 5 6 जगह खाली हुआ। अब देखेंगे कि 6 जगह जो बैठ रहा है, जो लिगेंड 6 जगह आकर के बैठ रहा है वो कौन सा घर है, तो घर 2 D का है, 1 S का है और 3 P का है, यानी ये हो गया D2sp3। D का भीतर वाला ऑर्बिटल लिया है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आपको मैंने अभी बॉन्डिंग में पढ़ाई थी कि अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहेगा, अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहेगा, रुक जाइएगा, स्टॉप कर लेंगे आप, मिटाइए, भले कॉपी कीजिए, मैं मिटा देता हूँ, कॉपी कीजिए आप, आएंगे। तो इतना तो आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ पे D2sp3 होगा। अब आएंगे, इसमें पूछेगा तो जब किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है तो आप पीछे पेज पलटिए, तो D2sp3 अगर होगा तो उसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, लिखवाया हूँ मैं, देख लीजिए, स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ये हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड n, देखिए सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में आ गया, तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या होगा, 0 होगा। और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 होगा तो यानी मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पेयर, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है, जब सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब दिस मॉलिक्यूल का मतलब कौन सा, K4 Fe(n)6, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 0, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अब भी ना मैंने बताई थी, क्या, √n × n+2 Bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन, और यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो होल फैक्टर 0 आ जाएगा।
ये क्लियर हुआ। अब मैं भी थोड़ा सा नीचे का मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे वाली की ज़रूरत मेरी ख़त्म हो गई। आप जमा समझ गए कि यहाँ पे 6 जगह खाली था, तो D2sp3 मैंने लिख दिया, D2sp3। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन वो भी लिख लीजिए, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल में लिख लीजिएगा यहीं पे, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, D2sp3। और अभी मैंने बताया है किस प्रकार का ऑर्बिटल ले रहा है, ये इनर ऑर्बिटल ले रहा है, तो लिख लीजिएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और डी का कौन सा ऑर्बिटल ले रहा है, तो अब भी मैंने बताई थी dx² - y² ऑन कौन सा, dz²। बॉन्डिंग के केस से उसका हेल्प ले लीजिए। अब इधर आ जाइए। अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बाई पिरामिडल हो रहा है ना। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल खींचिए, आइए स्क्वायर बाई पिरामिडल कह रहा है, ऊपर में बॉन्डिंग में आपका कह रहा है कि स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन जाएगा, Fe। क्वेश्चन तो यही था, एक CN इधर, एक CN इधर। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, शॉर्ट में पहले मैं कर दूँ। एक CN इधर आ जाएगा, एक CN इधर आ जाएगा, इधर आ जाइए, एक CN इधर आ जाएगा और एक CN आपका यहाँ हो जाएगा। और 2 CN, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो एक अबव द प्लेन हो गया और एक बिलो द प्लेन हो गया। मान लीजिए क्या, और यहाँ पे अगर मान लीजिएगा कहेगा क्या, अगर K4FeCN6 है तब तो ठीक है। मान लेंगे कि ये अगर कह रहा है तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको ब्रैकेट के बाद भीतर कर दीजिएगा और यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 माइनस हो गया। अगर FeCN6 4 माइनस होगा तो ऐसा दे देंगे, और K4FeCN6 दे रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4K प्लस को बैठा दिएगा, हो गया। हमको केवल इससे मतलब है, इस मॉलिक्यूल से मतलब है, K4 से मतलब नहीं है। आइए अब क्वेश्चन बनाया जाए हम लोग। तो CN-FeCN बॉन्ड एंगल कितना है, CN-FeCN। तो देखिए अभी ना मैंने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसके दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये कितना डिग्री होगा, ये भी तो 90 डिग्री होगा। तो CN-FeCN बॉन्ड एंगल कितना डिग्री, कितना 90 डिग्री जाएगा। एंड कितना जाएगा, 180 डिग्री। कहेगा सर 180 कैसे जा रहा है, 180 180 180 ये जाएगा, क्योंकि देख रहा ना एक बार एक ही लाइन में है, एक लाइन में है, एक लाइन में है। और ये हमने अभी बताई थी ये अबव द प्लेन 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये बन गया। नंबर ऑफ CN-FeCN बॉन्ड एंगल कितना, CN-FeCN बॉन्ड एंगल 180 डिग्री कितना है, 3, 1 2 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ CN-FeCN बॉन्ड एंगल 90 डिग्री कितना है, तो 90 डिग्री आपका कितना है, टोटल आपका कितना है, आपका 4 4 8 4 12 है। कहेगा सर वो कैसे, तो मान लेंगे कि ये CN-FeCN का ये वाला ये मॉलिक्यूल ले लीजिए। ये मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ पे अपने हाथ पे रख लिया, 4 1 2 3 4 4 आया ना, ये 1 2 3 4 4 मैंने ले लिया। तो अगर इसको अगर ऐसे क्रॉस करेंगे और ऐसे क्रॉस करेंगे तो इन चारों के बीच में क्या हो जाएगा, 90 90 होगा। तो 4 90 तो बन गया। एक आपका कहाँ है, अबव द प्लेन, तो 4 5 6 7 8 बना रहा है ना इसके साथ 90 डिग्री, 8 और 3 8 नीचे, 4 नीचे जा रहा है, तो 8 और 4 12 जा रहा है। तो टोटल कितना बन गया, 90 डिग्री एंगल कितना बन गया, CN-FeCN। तो ऐसे देखिए 1 2 देख रहे हैं ना, तो इसमें कितना बन गया 4, ये कितना 4 8 और पीछे से 8 4 12। अब कह रहा है क्या, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाई इन वन लाइन, एक लाइन में कितने एटम है, मैक्सिमम नंबर एक लाइन में मैक्सिमम कितने एंगल, कितने लाइन में एंगल, अगर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कितने एटम एक लाइन में जा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम फिर एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना होगा, इसको K4FeCN6 का यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, Fe आ जाएगा। Fe देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे पहले स्क्वायर बाई पिरामिड बनाइए। यहाँ पे Fe आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा C, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड आयन है ना, ये क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। फिर इसका भी कीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N,
और फिर इसका भी कीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ब्रैकेट के भीतर जाता है, और 2 CN ऊपर जा रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड N, माने C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर लिखा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और नीचे में आ जाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड N। आ गया। अब क्या कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाइन इन वन लाइन, एक लाइन में देखिए कितने एटम है, 1 2 3 4 5, ये एक लाइन में अलग है, ये एक लाइन तो 5 है, 5 में है, एक लाइन में कितने एटम, 5, 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाइन इन वन लाइन 5, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाई इन वन प्लेन, एक प्लेन में, तो ये एक प्लेन हुआ, ये क्या हुआ, प्लेन हुआ, और इस प्लेन में कितने एटम हैं, सोचिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाई इन वन प्लेन, तो देखिए ये भी क्या है, 180 पे है, प्लेन पे ही है 180, क्योंकि जब ये बॉन्ड एंगल 180 है तो इसका मतलब ये भी बोर्ड से चिपका हुआ है, 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 और ये एक बिलो द प्लेन है और एक आपका क्या है, अबव द प्लेन है, तो 2 4 6 8 एंड 1 9, ये सारे के सारे क्या हैं, बोर्ड से चिपके हुए हैं, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाइन इन वन लाइन कितना आ जाएगा, 9। तो इस एग्जाम्पल को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले क्लास से हम लोग का एग्जाम्पल स्टार्ट होगा, फिर मैं देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़िए, थोड़ा घर पे बैठ करके खाना बढ़िया से खाइए, खूब पढ़िए, बस 2 ही, अभी तो आपको 3 ही काम तो गार्जियन ने भी दिया है, ऊपर वाला भी दिया है, खाना है, सोना है और खूब पढ़ना है, बस कोई टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है, केवल पढ़ना है, खाना है और सोना है, बस। चलिए आज की सभा समाप्त।